बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन आपके सामने है। क्रिकेट के मामले को लेकर मामला बिगड़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान ने अब बहुत सारे राजों से पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान ने इस बात का पता लगाया कि किस तरीके से जाली ईमेल्स बनाई गई और उनके ज़रिए से थ्रेट किया गया न्यूजीलैंड टीम को, उनके ऑफिशियल्स को, इवन जो प्लेयर्स हैं उनकी बीवियों तक को लेटर्स लिखे गए या ईमेल्स उनको की गई और इस तरह का माहौल बनाया गया। और उस माहौल में जब फाइनली फाइव आइज ने आखिरी हथौड़ा मारा और उन्होंने ये कहा कि जी आपको थ्रेट है, आपके ऊपर हमला हो सकता है, तो फिर न्यूजीलैंड यहाँ से चली गई। फाइव आइज क्योंकि 5 मुल्कों की आपस में जुड़ी हुई एक तंजीम है, इसमें अमेरिका है, कनाडा है, वो दोनों पाकिस्तान से वैसे ही खुश नहीं है। फिर उसके बाद इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, वो इंडिया से बहुत खुश रहते हैं। सबसे बड़ा इंडिया का जो इत्तेहादी है बैनुल-अक़वामी सतह पे क्रिकेट में, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। और जो IPL होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्या रोल होता है, इंडियन प्लेयर्स और इंडियन क्रिकेट बोर्ड या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड वो कितना मरगूब हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड से और भारतीय क्रिकेट से, IPL से, वो सारी दुनिया जानती है और उनके अपने जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे हैं। तो ये 3 मुल्कों का एक नेक्सस और फाइव आइज, वहाँ से एक चीज़ कही जाती है। और फाइव आइज ऐसी तंजीम है जो सिर्फ 5 मुल्कों की है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा। अब इनमें यह भी है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में रखी जाएगी, जब तक कि सबका कंसेंसस ना हो वो इन्फॉर्मेशन बाहर दी जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान को बताते भी नहीं है कि थ्रेट क्या है और किस नौयत का है, और टीम यहाँ से भाग जाती है जाली थ्रेट्स के ऊपर। अब वो जो थ्रेट्स हैं उनको पाकिस्तान ने खोल के रख दिया है। वो इंडिया का महाराष्ट्र का रहने वाला एक आदमी है मिश्रा, उसका मोबाइल फ़ोन है, उसने 2019 में उसको ऑन किया था। उसने उसके ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा जो है वो जाली अकाउंट बनाए हुए हैं, उनमें से एक अकाउंट वो बनाता है और वहाँ से वो ईमेल करता है और इस तरह थ्रेट फैलना शुरू करता है और फिर थ्रेट को बार बार फैलाया जाता है। इंडिया अपने सारे हथकंडे उसमें इस्तेमाल करता है, VPNs को यूज़ करता है ताकि इंडिया की लोकेशन ना मिले, लोकेशन मिल जाती है जाके वहाँ पे किसी और मुल्क में, और उसकी वजह से एक नया माहौल ख़राब होता है। अब इंडिया को पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर बेनकाब किया है। वो ये सारा कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि ये साजिश हुई है, हमने सिक्योरिटी दी थी। पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन पार्टी ज़्यादातर ये कहती हैं कि आपकी बात ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी कि आप क्रिकेट करवाते पाकिस्तान में। लेकिन PMLN एक ऐसी जमात है जिसकी क़यादत ये कहती है कि गलती सिर्फ पाकिस्तान की है, इसमें कोई साजिश नहीं हुई। PMLN ये क्यों कहती है, ये हम उनसे भी आज पूछेंगे। और हुकूमत क्यों हर दफ़ा नाकामी का मलबा दूसरों पर ही डाल देती है, ये हम गवर्नमेंट से भी पूछेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं यहीं से। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें राजा यासिर हमायूं साहब। राजा साहब को हार्ट अटैक आया था आज से 2 हफ्ता पहले, अल्लाह ताला ने उनको सेहत अता फरमाई है। अल्लाह आपको और सेहत अता फरमाए सर, और सलामत रहें आप। बड़ा अफसोस हुआ और मुझे आज ही बल्कि पता चला है। तो हमारे रेगुलर गेस्ट भी हैं। राजा साहब वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हार्ट अटैक के बाद पहली दफ़ा आप प्रोग्राम करने के लिए आए। हमारे साथ मौजूद हैं जी आरिफ हमीद भट्टी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से मौजूद हैं इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। सेनेटर आजिज धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले आरिफ हमीद भट्टी साहब आपके पास ले आता हूं। सर, मैच पाकिस्तान में नहीं हो पाए, आप कुछ भी कहें, एक प्रोपेगेंडा किया गया, एक साजिश की गई, सब कुछ हुआ। साजिश को नाकाम बनाते तो कामयाबी होती पाकिस्तान की, और अगर साजिश कामयाब हो जाए तो नाकामी किसकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे यासिर भाई का आज पता चला, अल्लाह इनको लंबी उम्र, जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, और आपके दोनों मेहमानों को भी सलाम। गुजारिश है इमरान साहब, इस इशू पे देखें, जब कौमें अपने पाँव पे खड़ा शुरू होना करती हैं, अमेरिका को रोज़े अव्वल से इनकार की आदत ही नहीं थी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई मुल्क उसके हुक्म के आगे सरे हम करने की बजाय कहे एब्सोल्युटली नॉट। तो उसने ये आपसे ऐसी और कई पाबंदियाँ भी आएंगी। इजराइल के बरतानवी हुकूमत ने भी दौरा मुलतवी कर दिया, और मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया भी करेगा। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह कहा था, और इंडिया के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप के फौरन बाद 3 दिन बाद दौरा रख भी दिया, मतलब है वो ये सब कराया ही भारत ने है। लेकिन इसमें जो खुद हमारे भाई फवाद चौधरी साहब ने, क्योंकि वो पुराने पॉलिटिशियन हैं, कहा कि पहली ईमेल 19 अगस्त को आई थी। असल इशू ये है कि हम अलर्ट होते तो 19 अगस्त को ये आती, इसे काउंटर करते। आज 22 सितंबर हो गया। सर वो डिस्कस हो गया था,
हमारा न्यूजीलैंड के साथ डिस्कस हुआ था, हर ईमेल पे डिस्कस हो रहा था, पाकिस्तान उनको मुतमईन करता चला जा रहा था। ये जो 5 आइज की इंफॉर्मेशन आई है एंड में जो हमारे साथ शेयर नहीं की गई, वहां पे आखिरी हथौड़ा लगाया। देखिए, मेरी अपनी तो राय है कि पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका को जवाब देने की, जिसने अमेरिका ने सारी उम्र पाकिस्तान के हाकिमों को, पाकिस्तान की अवाम को अपना गुलाम समझा, उसका रिएक्शन ये है, मेरी अपनी जाती तो राय सर है। हाँ, ये इसमें कामयाबी और नाकामी का तायुन तो होगा ना। इंडिया अगर आज अगर इंडिया कामयाब हुआ है तो हम नाकाम भी तो हुए हैं ना मैच करवाने में। गुजारिश ये है कि कोई मोहल्ले का बहुत बड़ा गुंडा बदमाश हो, वो हर तीसरे दिन आया मोहल्ले में फायरिंग कर दे, लोग खौफजदा होकर अंदर छुप जाते हैं। कभी कभार एक आदमी जब आवाज़ उठाता है तो उसको 2-4 पड़ती भी हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे होते हैं, उस गुंडे की बदमाशी ख़त्म होती है। अमेरिका को टाइम लगेगा। हाँ, मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि 19 अगस्त पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हो चुका था, ये क्लियर अब आपने किया। ये डिस्कशन होती रही है इनकी। एक ये सवाल था कि भाई आज आप कह रहे हो 22 या 23 को 19 अगस्त को थ्रेड उन्होंने जाली मेल किया, तो आपने उस वक्त उन्हें क्यों नहीं बताया भाई ये भारत की तरफ से हुआ, सिंगापुर का जाहिर किया गया है, फलां बंदे का है। अगर ये इंटेलिजेंस यहाँ पर काम कर रही होती तो मेरा ख्याल है उसी वक्त इन्हें काउंटर करना चाहिए था। लेकिन इसमें मुझे सर अगर काउंटर कर भी लेते, सारा कुछ करते तो क्या तब भी वो रुक जाते? इमरान, मुझे मलाल ही नहीं है कि टीम नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है जब कौमें अपने पाँव पे खड़े होने लगती हैं तो जो लोग आपको गुलाम बनने के आदी होते हैं उनकी खुददारी को ठेस पहुंचती है। आज जो बाइडन पर जितनी तनकीद उनकी हो रही है, अब मुझे बताए ना, हमारा तो छोड़े, अमेरिका तो फ्रांस का नहीं होना, आप दो पे उन्होंने सफीर वापस मंगा ली। वो एक्चुअली जो आप बचे हैं ना, इसमें GSP प्लस स्टेटस आपका बच गया है, उसके पीछे भी अमेरिकन लॉबी और इंडियन बहुत जोर लगा रहे थे। लेकिन यूरोपीय यूनियन को जो अमेरिका ने धोखा दिया या पीठ में खंजर घोंपा है, जिसको वो फ्रांसीसी कह रहे हैं कि हमारी पीठ में उन्होंने खंजर घोंप दिया, उसकी वजह से आपकी बचत हो गई। अब यूरोपीय यूनियन अमेरिका और अमेरिकन ब्लॉक के बारे में किसी और तरह सोच रहा है। आज उनका मौक़िफ़ भी है, वो मैं बताऊंगा प्रोग्राम में आगे चल के। लेकिन अलीगौर बलोच साहब, एक सवाल आपके क़यादत से उठाया जा रहा है कि आप पाकिस्तान की तो मजम्मत कर रहे हैं कि मैच नहीं करवा पाए, टीम चली गई वापस और टीमें मैच खेलने से इनकार कर रही हैं। कहीं कोई मजम्मत कीजिए कि भारत ने जाली ईमेल जनरेट किए, भारतीय मीडिया का, भारतीय रियासत का क्या किरदार था, भारत की मजम्मत कीजिए। कहीं पे आप कभी श्रीवास्तव ग्रुप का नाम नहीं लेते, कहीं पे आप इंडियन क्रॉनिकल्स की बात नहीं करते, और कहीं पे आपने ये भी नहीं कहा कि हम इंग्लैंड की मजम्मत करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से क्यों इनकार किया। हालांकि उनका शाही जोड़ा पाकिस्तान आता है, आके कई दिन रहता है, इंजॉय करता है, यहाँ पे घूमता है फिरता है, क्रिकेट भी खेलता है। हालांकि उनके पिछले 3 सीजन जो हुए हैं PSL के, उसमें सबसे ज्यादा प्लेयर सिर्फ इंग्लैंड के आए हैं। 1 साल 12, 1 साल 15, 1 साल 14, इतने प्लेयर्स जो हैं उनके खेलने के लिए पाकिस्तान में आए, सबसे ज्यादा इंग्लैंड के। और उस आप इंग्लैंड या इंडिया की मजम्मत क्यों नहीं करते, पाकिस्तान की क्यों करते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान, आपने बड़ा रेलिवेंट टॉपिक है आज आपका। जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है, पहली बात तो ये है कि जो कुछ हम ये कह रहे हैं और हमारे वुज़रा कह रहे हैं, और आज जिस तरह से आप अभी वो फ़ाद चौधरी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे हैं कि जो बहरहाल मेरा ख़्याल है कि ये मालूमात तो शायद कुछ दिन पहले इनको मिल गई होंगी, लेकिन चले आज शेयर की हैं, ये इनको पहले भी शेयर करनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा फोरम नहीं, आप जिस पैराए में बात कर रहे हैं, हम तो हमेशा हर जगह मौजूद होते हैं। बहसीयत अगर अपोजिशन आप हम पर सवाल कर रहे हैं तो हम उस वक्त भी असम्बली में मौजूद होते हैं जब कश्मीर के इशू के ऊपर पूरे पाकिस्तान से इज़हार यकजहती की तवक्को की जाती है, और उस वक्त असम्बली से वज़ीर आज़म गायब होते हैं। हम उस वक्त भी असम्बली में बासियत अपोजिशन मौजूद होते हैं जब फ़लस्तीन के इशू के ऊपर इज़हार यकजहती की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वज़ीर आज़म गायब होते हैं। हम उस वक्त भी मीटिंग्स में मौजूद होते हैं जब प्राइम मिनिस्टर अपना कोरोना के पेंडेमिक के ऊपर ख़ुद ही मीटिंग्स कॉल करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बैठा होता है, और पीपल्स पार्टी के भी जो हैं बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब बात करके उठ जाते हैं। मकसद ये है कि आज अगर हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो ये तो फिर बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी खारजा की जो हिकमत अमली है वो हम जो मर्ज़ी करें, लेकिन हमारी खारजा की हिकमत अमली
इस वक्त, बल्कि काफ़ी पिछले 2-1 साल से मेरी ज़ाती राय और मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन भी यही है, एक सियासत के एक अदना से कारकुन की हैसियत से, कि हम कोई दुरुस्त हिम्मत की तरफ नहीं जा रहे। रोज़ बरोज़ हम चाइना हमसे अलग नाराज़ है। एक फेज़ आया था कि मिडल ईस्ट के साथ हमारे काफ़ी ज़्यादा फासले बढ़ गए थे। फिर एक वज़ीर ख़ारजा साहब ने बयान दिया था सऊदीया के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हुए। फिर एक दफ़ा हम अमेरिका से दौरा करके आए थे और प्राइम मिनिस्टर को हमने कोरोना के दौरान एक जलसे की सूरत में, जिस वक्त हम अपोजिशन के ऊपर कोरोना के पर्चे दे रहे थे कि ये वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हमने एयरपोर्ट के ऊपर मतलब है कि रिसीव कर रहे थे पीटीआई के लोग कि जनाब बड़ा हम मार्का मार के आए। आपको याद होगा जब मोदी जश्न मना रहा था, जब उसने मकबूजा कश्मीर की मतलब है कि वो मकबूजा हैसियत ख़त्म करके उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर किया। गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये पॉइंट स्कोरिंग से हट के बात ये है, मैं यकीन करें वो वीडियो क्लिप्स देख रहा था इमरान खान साहब के, कि वो कह रहे हैं एक क्लिप में कि जनाब जिस वक्त नून लीग के टाइम में ये लीग्स हो रही थी और सारा कुछ, कि जनाब इतने हज़ार पुलिस फोर्स खड़ी करके ये उधर ये क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन है। मकसद ये है कि उनका इसका मतलब है इमरान खान ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में अमन नहीं है, और क्या इन्होंने अपने मुल्क में अमन कर लिया। फिर कह रहे थे कि ये फटीचर किस्म के ये प्लेयर्स लेकर आए। बात यह है कि सियासत के पैराए में सियासी बातें होती हैं। अगर आप एज ए एंकर बैठकर हमें क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया करें, ताकि सारों की तस्वीर सामने आए कि किस मौके पर कौन बंदा क्या बात कर रहा था। अली गुल साहब, सवाल आपने कहा कि इमरान खान ने अपनी अपोजिशन में फटीचर और रेलूकट्टा प्लेयर्स कहा था इनको, और आपने ये भी कहा कि उस दौर में इसने ये भी कहा था प्राइम मिनिस्टर ने, जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा खड़ी करके आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। सर आपको याद होगा मीडिया में उस वक्त इन पे बहुत तनकीद हुई थी और इनकी दुर्गत बना के रख दी थी मीडिया ने रेलूकट्टा कहने पे, और रेलूकट्टा के सोशल मीडिया पे इतने ट्रेंड चले थे कि बाद में इनको सफाइयां देनी पड़ गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लोगों ने दीवार के साथ लगा दिया था इस बात पे इमरान खान को, आपको याद होगा। और बाद में जब इमरान खान उन्हीं खिलाड़ियों से मिल रहे थे तो वहां पर दोबारा ये ट्रेंड चले थे कि रेलूकट्टा कौन है और किस तरह हुआ था। तो ये उस वक्त उन पर बहुत तनकीद हुई थी। सवाल मेरा आपसे ये था कि आप ये बयान देने के लिए आपकी क़यादत के पास टाइम है कि जिम्मेदारी इमरान खान की है, वो जिम्मेदार है टीमों के चले जाने का। ये कहने के लिए टाइम नहीं है कि इंडिया ने और इंग्लैंड ने ज्यादती की है हमारे साथ। ये जानना चाहता हूं। देखें बात यह है कि पूरी मुस्लिम लीग, मेरे तो नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मजम्मत ही कर रहे। मैं जितने टॉक, हमारी जितनी लीडरशिप आपके मीडिया के ऊपर जा रही है, हर किसी ने इस चीज़ की मजम्मत की है कि जो न्यूजीलैंड का जो रवैया था वो रवैया मुनासिब नहीं था, इस तरह से नहीं चलते। लेकिन बात यह है तो हम तो ये बात टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड एंड इंडिया सर, तो पीटीआई की हुकूमत आएगी दुनिया में, हमारी इज्जत बड़ी बढ़ जाएगी, हमारे पासपोर्ट की कदर बढ़ जाएगी। अल्लाह करे बढ़ जाए, हम भी कहते हैं, दुआ मांगते हैं अल्लाह करे बढ़ जाए, वो तमाम बातें सही साबित हों। लेकिन बात यह है कि अगर हम कश्मीर के इशू पर इमरान खान माजरत के साथ हम मुल्तान में बैठकर उधर कश्मीर के ऊपर मतलब एक कब्जा करके कश्मीरियों को कैद करके और उसको जबरदस्ती इंडिया का डिक्लेयर कर दिया जाए हिस्सा, और इमरान खान जाकर कश्मीर के इलेक्शन में यह बयान दें कि भाई मैं तो इधर वो रेफरेंडम करवा दूंगा, चाहे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा रहे या अपना आज़ाद हैसियत में वो काम करे, तो इन बातों से तो फिर ये साफ जाहिर होता है कि इन्होंने कोई अंडर हैंड कोई खामोश एग्रीमेंट किया है। इस किस्म के बयानात से तो ये साफ सर उस पे तो बहुत तनकीद हुई। मकसद मैं सर देखें, मैं बतौर कश्मीरी इमरान खान मुझे उनके मेरी गुजारिश सुन ले, मैंने तो बहुत तनकीद की इस बात पे। सर आपसे सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड को बुरा भला क्यों नहीं कह रहे, वो ज्यादती करके गए हैं। मोदी को और इंडिया को बुरा भला क्यों नहीं कह रहे, वो साजिश कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब बुरा भला कहें इंग्लैंड को और मोदी को, जिस तरह वो इमरान खान को कहते हैं, ये कह रहा हूं। सर बात यह है कि आप तो नवाज शरीफ साहब की वीडियो सुनाते ही नहीं, आप कब उनके बयान सर मैं सर हल्फन कह रहा हूं कि मैं बता दूंगा यहां पे उन्होंने क्या कहा है। वो मतलब है कि मीडिया पर उन पर तो मीडिया पर बात करने की उनकी मीडिया पर बात करने की तो उनको इजाजत ही नहीं है। तो इसलिए एक मिनट सर, इसीलिए फिर वो सिर्फ इमरान खान के बारे में बात करेंगे, इंग्लैंड और इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे।
क्योंकि पाकिस्तान में उनको मीडिया पे इजाजत नहीं है, इसलिए वो मोदी को अच्छा आदमी समझेंगे नहीं, और इंग्लैंड को भी अच्छा मुल्क समझेंगे। नहीं, बात ये नहीं है। ये नवाज शरीफ वो लीडर है जिसने चागी के मकाम के ऊपर धमाके करवाए थे और पूरी दुनिया को पता है उसने अरबों डॉलर जो है अपने जूते की नोक के ऊपर ठुकराए थे। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आज भी नवाज शरीफ जिस जुर्म की सजा भुगत रहा है वो पूरा पाकिस्तान का बच्चा जानता है। हो सकता है सर वो तो बात ही नहीं हो रही, बात ये हो रही है की बात है, वो चाहता है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। पाकिस्तान में आइन और कानून ठीक है सर, आपको मौक़िफ़ आ गया सर, आपको मौक़िफ़ आ गया। देखिए सवाल सादा था कि मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि इमरान खान जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फैक्ट सामने लाती है कि जी भारत ने किया और इंग्लैंड इसके साथ शामिल है। इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए सहाफ़ी कहते हैं कि इंग्लिस्तान ने ज्यादती की है, भारत ने और इंग्लैंड ने मिलकर ज्यादती की है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब बज़िद्द हैं कि गलत इमरान खान ने किया है, ना इंग्लैंड ने गलत किया ना भारत ने गलत किया। उनके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलते। मैं जरा दोनों मेहमानों से मादर के साथ भट्टी साहब ये हो रहा है या नहीं हो रहा? दौर साहब ये मेरे अली गौहर साहब भाई हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए सारे पॉलिटिशियन। खुदा मियां साहब ने मुश्किल में डाल दिया इनको। खुदा का नवाज शरीफ साहब का बयान दे देता, आप बयान तो चलाए ना। अच्छा आप हिम्मत तो करें इमरान खान। अच्छा चल हम हिम्मत सर मैं चला दूंगा। आप गौहर भाई इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ मियां साहब बयान देते मैं चला दूंगा। हम बुज़दिल लोग हैं, हम हिम्मत नहीं करते। हम मुशर्रफ से डील करके चले गए थे, मुशर्रफ से डील करके आए थे। हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। अच्छा गुजारिश ये है कि मुझे अफसोस ये है, सियासत जरूर करें। ये सुबह पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद ले आए, इस इशू पे तो इंडिया को बुरा कहे। चलो सारे पॉलिटिशियन एक तो अहद करो कि यार न्यूजीलैंड वापस चले गए, भारत मोदी दहशतगर्द है, उसने दहशतगर्द की। और जो हमारी लीडरशिप बैरून मुल्क कोई भी गई हुई है लंदन से वापस आ जाएगी, वो लंदन उतनी देर नहीं रहेगी जितनी देर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आएगी। हाँ। इतनी जरूरत तो कर लेनी चाहिए ना। हम बुज़दिल हैं, हम मानते हैं हमारे गौहर भाई बहादुर है, हम बुज़दिल आदमी है, लेकिन यार इतनी तो अपने लीडर को पीटीआई भी करे। और मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया में अगर ये कोई कर सकता है ना तो एक बहादुर आदमी है मियां नवाज शरीफ, जिसने एटम बम चला दिया था अरबों रुपया टुकड़ा के। वही कर सकता है, ये सबक सिखा सकता है इंग्लैंड को। और किसी में ये जरूरत नहीं है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, 3 दफा वज़ीर आज़म रहा। मैं मियां साहब को अली गौहर से पुराना जानता हूं। जिस दिन इंग्लैंड ने ऐलान किया ना कि मैं पाकिस्तान खेलने नहीं जाऊंगा, मेरा यकीन है नवाज शरीफ सब कुछ छोड़ के इंग्लैंड आ जाएगा पाकिस्तान, और चंद दिनों में आप उसको पाकिस्तान ना देखेंगे तो नून लीग को जो मर्जी प्रोटेस्ट में। हाँ अच्छा मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। गवर्नमेंट को इसका लेवरेज नहीं लेना है। गवर्नमेंट देखें राजा साहब, देखें हार्ट अटैक अपनी जगह, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। सवाल जरा सख्त है थोड़ा सा, जी करें मादरत के साथ में। अच्छा राजा साहब, बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह के जिम्मेदारी नहीं छुड़वा सकती कि इंडियन साजिश थी। एक्चुअली अगर आप ये भी कहते हैं तो आप दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि वो कामयाब हो गए हैं, हम नाकाम हो गए हैं। सर इसको इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए। अगर ये सवाल आपके सामने रखा जाए, रिस्पॉन्ड करें सर। देखिए पहले तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं क्या। आपकी जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, स्पेशली वेस्ट है, पाकिस्तान जब से बना है हम एक वेस्ट की लॉबी में रहे हैं। और पहली दफ़ा अल्लाह के फजल से एक ऐसी स्टेज आई है जिसमें मैंने एक पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि तमाम क्रेडिट हमें बिल्कुल नहीं जाता। ये एक तारीख़ का एक मोड़ है जिस पर इत्तफाक से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और हम एक इंडिपेंडेंट फ़ैसले करने के काबिल हैं, जो कि सन 2000 के बाद से प्रोसेस शुरू हुआ। ठीक है न्यूक्लियर धमाका मियाँ साहब के दौर में हो, लेकिन उसके बाद जो एक इंडिपेंडेंस हम इस काबिल हुए कि इंडिपेंडेंटली फ़ैसले कर सकें, उसी के नतीजे में आज हमारे प्राइम मिनिस्टर इस काबिल हैं कि वो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमने अमेरिका को अड्डे नहीं देने। ठीक है। और उसका जो रिएक्शन है उसका फेस करने के लिए, जैसे भट्टी साहब ने बड़ा पहले एलैबोरेट कर दिया कि हमें तैयार रहना चाहिए। अब क्रिकेट क्योंकि स्पोर्ट जो है वो वेस्ट की स्पोर्ट है, मतलब एक इंग्लैंड से शुरू हुई और जो लॉबी अमेरिका के साथ अलाइड है वहाँ पे ज़्यादा खेली जाती है। ज़ाहिर है चाइना क्रिकेट नहीं खेलता, तुर्की भी क्रिकेट नहीं खेलता, और जो मुल्क यहाँ सिर्फ इंडिया पाकिस्तान फिर श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश खेलता बस, वो खेलते हैं, अफगानिस्तान। और इत्तेफाक से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स ये हैं इस वक्त कि इंडिया जो है वो अमेरिकन लॉबी के साथ अलाइड है। ये सीरियस गुफ्तगू है इसमें। और मियाँ साहब जो हैं वो 90 से ऑनवर्ड बड़े खुल्लम खुल्ला उनका ख्यालात ही हैं, और मैं कतन फिर ये नहीं कहूँगा कि खुदा न खास्ता वो गद्दार हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इंडिया से फ्री ट्रेड होनी चाहिए। इंडिया जो अपना ट्रेड कॉरिडोर बनाना चाह रहा था सेंट्रल एशिया से, मियाँ साहब वो बनवाना चाहते थे। दैट्स वाई वो इंडिया के लिए ब्लू आइड हैं। वेस्ट को भी वो अच्छे लगते हैं, इंग्लैंड ने इसलिए रखा हुआ है उनको बड़े खुश होकर। तो जो ये नहीं चाहता वो वेस्ट को अच्छा नहीं लगता है, सिंपल एज दैट। तो
अब क्योंकि हम जो वेस्ट चाहता है वो नहीं कर रहे, उसके नतीजा भुगतने के लिए पूरी कौम को अगर आपने स्टैंड लेना हो ना तो तैयार रहना चाहिए। क्रिकेट को इतनी, जो शेख रशीद ने बात की है ना कि इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड कि इंग्लैंड हमसे क्रिकेट ना खेले या ऑस्ट्रेलिया ना खेले, ऑब्वियसली वो वेस्ट के मुल्क हैं। हाँ, एक पॉइंट ज़रूर आएगा जब वो मजबूरन खेलेंगे, जब ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। इस वक्त तो उनके लिए एक शौक है कि कैसे ये मुमकिन हो गया कि पाकिस्तान ने अपना स्टैंड ले लिया। तो फिलहाल तो उसको न्यूजीलैंड टीम हज़म को करने वहां की पे कोशिश थ्रेट है इंग्लैंड में, इसके बावजूद उनकी टीम वहां क्रिकेट खेल रही है। देखिए, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड तो एक ही लॉबी है ना। न्यूजीलैंड का क्या कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उनकी ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंट है, उसी के ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर वो हैं और फिर अमेरिका के साथ अलाइड हैं। और जैसे आपने पहले कह दिया कि इंडिया के साथ उनकी लॉबी बन रही है। अब अगर आप पाकिस्तान के, इंडिया की जो अच्छी बात है ना, हमारा मुखालिफ मुल्क ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब हिंदुस्तान की बात आती है, इंटरेस्ट की बात आती है, तो उनके इस बात पे वो कभी दो मुख्तलिफ, ऐसे नहीं होता कि कोई बहुत प्रो पाकिस्तान हो जाए, कभी आपने नहीं देखा होगा। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मुस्लिम लीग की क़यादत, मैं मुस्लिम लीग के आम वर्कर की बात नहीं कर रहा, उनकी तमाम क़यादत की भी बात नहीं कर रहा, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इतना खुल्लम खुल्ला प्रो इंडिया आपको नजर आते हैं। कौमी असेंबली थे चीमा साहब, मरियम वो नवाज मेरे प्रोग्राम में साहिबा- पता क्या कह के गए हैं? वो ये कह के गए हैं कि ये इंडिया की साजिश है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड उनके साथ मिले हुए हैं और इसके पीछे अमेरिका और उसके ब्लॉक का वो माइंड सेट है कि पाकिस्तान को दबाओ, ये वो कहकर गए हैं। लेकिन बात ये है कि इनके एमएनए अगर इस बात को समझते हैं तो क़यादत क्यों नहीं बोलती ये बात? एक्चुअली चीमा साहब तो हमेशा ही ज़रा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं पीएमएलएन में वो लेकिन जो बात करने वाली वो ये कि इस पॉइंट पे हमें तमाम क़यादत को, जैसे अपने को हिंदुस्तान से ही सबक सीख लें और कम से कम जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनको हम एक पेज पे आ जाएं और खाम खा इंडिया की हमायत में हम ऐसे ना हो कि कश्मीर का इलेक्शन हो और हम कोई इंडिया की बात ही ना करें और अपना वो आइन की प्रॉब्लम्स और उस पर बात करते रहें। इलेक्शन क्यों आ रही है नून लीग कश्मीर में? कश्मीरी तो कभी भी, और ये आप जो एक्यूज़ ये कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने गलत बात कर दी। मेरा ख्याल है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो कश्मीरियों का हक है। और लेकिन वो देखें, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ये है कि सारे के सारे कश्मीर को एक साथ ये राइट मिलेगा कि वो सब लोग वोट डाल के ये फैसला करेंगे कि आया वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। देयर वॉज नो थर्ड ऑप्शन। और इसमें जो ये करारदाद थी अक़वाम मुत्तहिदा की थी, जिस पे हम जोर देते हैं, और ये पाकिस्तान को अकेले में करने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम कश्मीर की बात करते हैं, पूरा कश्मीर का रीजन, तो फिर उसमें आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है वो, लद्दाख का रीजन और उसके साथ आपका गिलगित बल्तिस्तान शामिल है। वो तो एक अलग कहानी है, उस पर तो इमरान खान साहब की हमने मुखालफत डट के की थी और बतौर कश्मीरी में आइंदा भी कहूँगा कि जब भी आप करवाएं तो फिर पूरे कश्मीर का बंदोबस्त करें ताकि कश्मीर आज़ाद हो जाए। अब आजिज़ धामरा साहब के पास। आजिज़ धामरा साहब, ये एक नाकामी पाकिस्तान की है कि हम नहीं करवा पाए। इंडिया की आप कामयाबी कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में ये खेल मुलतवी करवा दिया या फिलहाल पाकिस्तान में नहीं खेला जा रहा। लेकिन सेम टाइम में बैन अल-अक़वामी सतह पे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जैसा कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का GSP+ वो स्टेटस ख़त्म नहीं किया, बल्कि भारत ने वहाँ पे बड़ा जोर लगाया है और उल्टा फ्रांस का और यूरोपीय यूनियन का अमेरिकन ब्लॉक के साथ फड्डा हो गया है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है सर। देखिए इमरान साहब, पहली बात तो यह है कि आपने कहा था कि हम इंडिया की या मोदी की मजम्मत क्यों नहीं करते कि उन्होंने साजिश की या वो साजिश में कामयाब हो गए। मैं 1 लाख मरतबा आपके इस प्रोग्राम में इसकी मजम्मत करता हूँ मोदी की। सर मैं ये क्यों ना कहूँ कि अगर मोदी की ये साजिश भी थी तो हम क्या कर रहे हैं, ये नाकामी रियासत पाकिस्तान की नहीं है, ये नाकामी मौजूदा हुक्मरानों की है, इमरान खान और उसकी टीम की है, वजीर खारजा की है, कि जब वो 24 घंटे अपोजिशन पे बात करते रहेंगे और पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज पे कागशोद में सिर्फ वो अपने ही इदारों को आग लगाने की बातें करेंगे और अपोजिशन को नीचा दिखाने की बात करेंगे। इन इश्यूज पे मैं तो ये कह रहा था कि अगर हुकूमत की दिल गुर्दा बड़ा होता, अगर वो डेमोक्रेटिक होते अंदर से थोड़े भी, तो पार्लियामेंट का फिल 4 ज्वाइंट सेशन बुलाए, सर जोड़ कर बैठे, तमाम अपोजिशन को और पॉलिटिशियन को साथ बिठाएं कि ये साजिश हुई कैसे और कामयाब कैसे हुई। अमेरिकन ब्लॉक के अंदर हमारे दूसरे इश्यूज पर जितने भी झगड़े हो रहे हैं, मगर फिलहाल पाकिस्तान के इस इशू पे पूरी दुनिया में डिबेट हो रही है और इस डिबेट में अगर मोदी इन्वॉल्व है तो 1 लाख मुजम्मत के साथ साथ मैं पाकिस्तान के इन हुक्मरानों की इस नाकामी का भी एतराफ कर रहा हूँ कि ये मेरे वतन की नाकामी नहीं है, ये इन नायल हुक्मरानों की नाकाम खारजा पॉलिसी की है कि आप अपोजिशन पे जरा सा 30% ध्यान हटा के अपनी खारजा पॉलिसी के दें, इन साजिशों को नाकाम बनाने में दें। वो जो अगस्त में आपके पास ईमेल आई थी उस पे अगर आप
संजीदा लोगों को, और वो जो पार्टियां पहले हुकूमत कर चुकी हैं उनके अहम क़यादत के साथ अगर आप बैठ जाते तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हम दुश्मन की साजिश का मुकाबला कर सकते थे। सर वो रिजॉल्व हो गया था, इसीलिए तो ये आपके पाकिस्तान में आ गए थे। अगस्त में जो ईमेल्स आई थी उनका तबादला हुआ था उस पे, क्योंकि गोरों के पास ज्यादा बेहतर सिस्टम है, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया था और वो जड़ तक पहुंच गए थे कि ये सारा कुछ फेक है। इमरान भाई मैं मानता हूं, मगर न्यूजीलैंड की टीम आपकी ग्राउंड में मौजूद है, पिंडी में मौजूद थी, वो टीम वापस गई है, इससे बड़ी और क्या नाकामी हो सकती है? ये तो ठीक है, ये बात ठीक है आपकी, एग्जैक्टली। साजिश किसी की भी हो, नुकसान हमें पहुंचा है और हमारे लोग हमें बचाने में नाकाम रहे हैं, हमारे जिम्मेदारान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हमारे साथ ही ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे पहले क्रिकेट पे और पाकिस्तान की कामयाबी या नाकामी पे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ईवीएम को लें, इलेक्टोरल इस्लाहात को लें। अब अपोजिशन और हुकूमत कहीं एक पेज पे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, इसका फ्यूचर क्या होगा, टाइम कम रह गया है और टाइम गेन किया जा रहा है। अगर याद रखें तो 2018 के इलेक्शन के बाद भी ये बात हुई थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जाएं, फिर उसके बाद डिले किया गया। उसके बाद सेनेट इलेक्शन से पहले जब बात हुई तो कहा गया कि सेनेट इंतखाबात हैं, ये टाइमिंग ठीक नहीं है, उसके बाद की जाएंगी। सेनेट इंतखाबात के बाद तहरीकें चलनी शुरू हो गई, फिर एक इलेक्शन, फिर दूसरा इलेक्शन, फिर तीसरा इलेक्शन, और अब जब दोबारा बात की गई है कि इलेक्शन में 2 साल रह गए, अब तो कर लें इलेक्टोरल रिफॉर्म, तो ऐसा लगता है कि सब लोग टाइम गुजार रहे हैं। भट्टी साहब, इज इट पॉसिबल, ये हो पाएगा? इमरान, एक तो मुझे खुशी हुई है हमारे गेस्ट आजज दावड़ साहब ने आपने हमारे अली गौहर भाई को भी 10 दफ़ा कहा था कि भारत और इंग्लैंड की मज़ामत करे। मैं देखें किसी की अच्छी बात की भी, आजज साहब ने कहा मैं आते सारी भारत की 1,00,000 दफ़ा मज़ामत करता हूँ, मतलब अच्छी बात। और साथ उन्होंने गवर्नमेंट की भी निशानदेही की कि ये भी नाकाम है। ठीक कहा उन्होंने, गवर्नमेंट की जहां नाकामी है वो उन्होंने पिन पॉइंट, लेकिन उन्होंने भारत के बारे में लफ्ज दोहराते हुए आधा सेकंड नहीं लगाया। लेकिन मेरे भाई अली गौहर साहब ने लफ्ज नहीं कहे, लेकिन ये उनकी अपना राइट है। देखिए ये होता है पॉलिटिशियन। आसफ अली जरदारी साहब मेरी राय के मुताबिक नवाज शरीफ सबसे बहुत ज्यादा बीमार है, ये मेरा ख्याल है। अली बाहर ये बात होती भी, लेकिन वो लंदन नहीं गए, बैरून मुल्क नहीं गए, पाकिस्तान में इलाज करा रहे हैं। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे, ये लिख के रख ले, अपोजिशन किसी कीमत पे ये नई रिफॉर्म होने देगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, देखिए चले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कंट्रोवर्शियल होगी, छोड़ दें उसको। सर, ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या वोट डालने का हक नहीं है? देखिए बड़ी बदकिस्मती है, एक तरफ हम कहते हैं रेमिडीज इतने आ गए, उनके डॉलर अगर हमारे घर में आए तो वो अच्छे, पाउंड आए, रियाल आए, मतलब सारे हमारे भाई ही मेहनत मजदूरी करने गए हैं ना। वो ज़रूरी नहीं कि सारे पीटीआई वाले हों, ये तो एक काम तासुर है उनका ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी के लोग भी बैरून ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए होंगे, नून के भी और के भी। मेरे ख्याल में, मेरी राय में तो इन एवरी कंडीशन उन्हें वोट मिलना चाहिए। वो इस मुल्क में अपनी फैमिली को, क्योंकि जो हुकूमत तालीम रोजगार नहीं दे सकती उसकी वजह से गए हैं, और उनकी फैमिली में से एक बंदा जाता है 10-10 फैमिली के लोगों को पालता है। मियां साहब के अपने बच्चे ओवरसीज हैं, मियां साहब खुद पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, खुद इस वक्त बाहर से पॉलिटिक्स, बाहर बैठ के मियां साहब पॉलिटिक्स कर सकते हैं। मेरा तो बाहर से लोग वोट क्यों नहीं? मैं पीएमएलएन से पूछ, मैं अली गौहर बलोच साहब, हमारे ओवरसीज बहन भाई वो लगभग 90 लाख करोड़ के करीब उनकी तादाद है। सर, उनको क्या वोट डालने का हक नहीं है? वो सिर्फ इसीलिए है कि वो हमें पैसे भेजते जाएं। आपको पता है जितने पैसे वो भेजते हैं, हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स से ज्यादा वो फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हैं। कितना एहसान करते हैं वो पाकिस्तान पे, इसके बावजूद हम उन्हें वोट का हक नहीं दे रहे। सर, बुनियादी हक है ये, तो बिल्कुल बुनियादी। देखिए अपना पहले मेरे भाई आरिफ हमीद भट्टी साहब बात कर रहे थे कि मैंने मजम्मत नहीं की। मैंने तो बात ही मजम्मत से शुरू की थी, और चूँकि सवाल आपका इमरान खान मेरी क़यादत के बारे में था तो मैं उस चीज़ की आपको वजाहत बता रहा था। ठीक है। बाकी जहाँ तक है, मैं तो रोज़ 3-3 4-4 टॉक शोज होते हैं, हर टॉक शोज में बात ही, बल्कि आपने मुझे टाइम थोड़ा दिया, मैंने अपने हर टॉक शो में इस बात का भी जिक्र किया है
कि जो अफगानिस्तान में पिछली अफगानिस्तान की हुकूमत के दौर में जो इंडिया के कैंप थे और वो कैंप उखाड़े गए। और दूसरी बात यह है कि मोदी के जीतने की भी दुआएं मुस्लिम लीग नून या हमारी लीडरशिप ने नहीं की थी, वो ये कर जिसने रहे थे। की है उसका भी जिक्र कर देना चाहिए। लेकिन चले वो हमें पता है, जाहिर है हमारा मीडिया जो है, हमारी सहाफत भी जो है वो बिल्कुल एक लाइन ड्रा हो चुकी है। कुछ लोग लाइन के इस तरफ खड़े हैं, कुछ लोग लाइन के इस तरफ खड़े हैं। इधर वाले सहाफी भी बैठकर दूसरी लीडरशिप को गालियां दे रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, पॉलिटिशियन भी दे रहे होते हैं। तो ये सिलसिला तो बिल्कुल चलता रहेगा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि इमरान खान मुझे अपने टॉक शो में बुला लेता है और मेरे साथ बात कर लेता है। अदरवाइज तो आपको चीमा साहब जैसे गेस्ट चाहिए हमारी नून लीग से। नहीं सर, चीमा साहब बड़े काबिल एहतराम है गुजारिश ये है और आप कि भी आप नहीं, वो मेरे सीनियर हैं और मैं समझता हूं कि वो यकीनी तौर पर मुझसे ज्यादा समझदारी वाली बातें करते हैं, क्योंकि आजकल दौर ही उन लोगों का है जो ज्यादा समझदारी वाली बातें करें। हम जैसे लोग तो सादा लोग हैं, बहुत कुछ ऐसा भी कह जाते हैं जो ना कहना हो। लेकिन देखिए, ओवरसीज का वोट सर, ओवरसीज का वोट तौर पर एक पॉलिटिकल वर्कर है और मुझे यह भी पता है, मुझे भट्टी साहब को यह भी और इमरान खान को रिक्वेस्ट करनी है कि जिस दिन उस दिन जो असेंबली के सामने कैंप लगा हुआ था, वो हम जैसे वर्कर आपके साथ खड़े हुए थे। जब मीडिया के ऊपर कदगन लगाया गया तो उस वक्त यासिर साहब नहीं आए थे, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उस दिन हम जैसे वर्कर आपके साथ खड़े हुए थे। आपका बहुत शुक्रिया सर। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी शुक्रिया का मौका देना सर। भी आपको जरूरत होगी तो हम इंशाल्लाह सफे अव्वल में होंगे, चाहे चागी के पहाड़ हो या कौमी असेंबली के सामने साफियों का एहतजाज हो। हम जैसे वर्कर और हमारी पार्टी, सर आपको पता है कि जंग अखबार का कागज किसने बंद किया था? अली भाई सर, इजाजत है। जब अली भाई नहीं, अब जंग अखबार का जब कागज आपने बंद किया था ना, तो ये जो आरफ बैठे हुए हैं 2 मिनट ठहर जाए, ये अपनी गाड़ी में लेके जाते अच्छा हैं। मैं 2 मिनट ठहर जाए। अली भाई, अली गौहर साहब, आपने जो हमारे खिलाफ आया था उसमें किया, हम आपके मशकूर हैं 10 दफा, लेकिन भूचे अपनी क्यादत से। 96 में जंग अखबार में किसने फायरिंग कराई और कितनी देर? 98 में जिस आजादी सहाफत की मेरा भाई अली गौहर बात कर रहा है, उसे मोहतरम नवाज शरीफ ने 24 सफ़ों से एक सफ़े पे ले आया था। डेविस रोड पे एक FI इधर भी खड़ी होती थी, इधर भी मैं अपनी गाड़ी में कागज लेके गया हूं। हम तो आपका भी एहतराम करते हैं और मेरे भाई, हम किसी के, आपने फरमाया इधर के साफी हैं उधर के, जो साफी गैर जानबदार नहीं है उसे साफी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में उसे कोई पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बदकिस्मती है कि हम जिसमें तनकीद करें वो नाराज हो, समझता है कि दूसरी पार्टी नाराज ना हुआ करें। जहां मियां साहब ठीक होंगे हम कहेंगे ठीक है। भट्टी साहब, मैं आपको यकीन कर ले। अच्छा आप बात कर। अरे चलें देखें, मैं आपको बताऊं, हमें सबने मारा है। हमें परवेज मुशर्रफ ने मारा, हमें नवाज शरीफ ने मारा, हमें पीपल्स पार्टी ने कम मारा। बहुत पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी पार्टी सर, पीपल्स पार्टी ने इतना नहीं मारा मीडिया में, कभी नहीं। इस तरह पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं किया। यानी नून लीग ने भी किया, PTI ने भी किया, मुशर्रफ साहब ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने हमें नहीं मारा। शहरी रहमान ने इस्तीफा खामखा दे दिया था। अच्छा सर, ओवरसीज वोटर्स, मैं एक गुजारिश करूं, मैं आ जाओ सर, ओवरसीज गुजारिश करूं सर कि वो अपना ना, अभी आप देखे सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। ओवरसीज वोटर सर, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं सर कि हाँ देखिए, ओवरसीज, देखिए बात यह है, खैर चले वो भट्टी साहब ने बात की, मैं उनकी बात, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उनकी बात को कोई मतलब है कि उनकी कोई मुखालफत कर रहा हूं बात में, या मेरा जाहिर है उनकी एक अपनी राय है, मेरी एक अपनी राय है। मैं समझता हूं कि एक लाइन ड्रा हुई है, लाइन के अब साफी भी सारे कुछ लाइन के इस तरफ खड़े हुए हैं, कुछ लाइन के इस तरफ खड़े हुए हैं। लाइन वही है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता। बाकी हर किसी को अपनी आजादी हासिल है, वो चाहे लाइन की इस तरफ खड़े हो। सर कानून, मैं ये बात, कानून की हुक्मरानी जनाब, वो सर कानून की हुक्मरानी ये होती है कि आपको अदालत बुलाए तो आप आगे पेश हो जाएं। नहीं, वो राय अपनी अपनी। सर कानून की हुक्मरानी ये है जितना कि सबसे बड़ा फोरम अदालत है, अदालत बुलाए तो आप आगे पेश हो जाएं। जब जी जरूर आएंगे। जब मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी और उनकी बीमारी का भी मजाक उड़ाया जा रहा था। सर इस दफा नवाज शरीफ साहब की बीमारी का मजाक उनकी बेटी ने उड़ाया है। उन्होंने कहा कि मियां साहब ठीक है, जब चाहूंगी शाम को बुला लूंगी। सर इस दफा बीमारी का मजाक मीडिया, एक मिनट सर, ये हम पे ना डालिएगा।
मियां नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक ना मैंने उड़ाया ना भट्टी साहब ने उड़ाया। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि शाम को बोलोगे, शाम को बुला लूंगी, जो गारंटी चाहिए वो मुझे मिल जाए। यानी वो कह रही है मजाक उड़ा रही है बीमारी का, हम तो नहीं उड़ा रहे सर। फॉर गॉड से सर, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट सर। भाई बात ये है, हमारे मुल्क में बेनजीर भुट्टो साहिबा का सीना भी गोलियों से छलनी किया गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है मतलब है कि वो गन पॉइंट के ऊपर जो है, आपको पता है कि वजीर आजम को गिरफ्तार भी किया गया। ये भी वक्त हमारे मुल्क में रहा है, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर को हटाकर जेलों के अंदर भेजा गया। भाईजान इनमें कितने जुल्मों की फहरिस्त है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब शरीक मुजरिम है, आपको पता है? पाकिस्तान के कितने सियासी जराइम हैं जिनमें नवाज शरीफ साहब शरीक मुजरिम है, आपको याद दिलाऊं मैं? छोड़ दें सर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक, सर उस पर बात कर लेते हैं। देखिए नहीं, याद मुझे भी बहुत कुछ है। इमरान खान वो छोड़े आप, याद इसीलिए तो कह रहा हूं छोड़े ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट सर, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट सर। अली गौहर साहब, मैं एक सिर्फ 30 सेकंड लूंगा सर। अली गौहर साहब, मैं 30 सेकंड। एक तो मोहतरम गुजारिश ये है, आप जो मर्जी इल्जाम लगाए, वैसे मौजूदा हुकूमत, अली गौहर साहब 30 सेकंड, वैसे मुझसे इतनी खुश नहीं है जो आपका ख्याल है, लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे, कलसूम नवाज पर जब रेट होती थी ना, मैं जाके कान में कहता था, उस वक्त भी हम कवर कर रहे थे, खुदारा हर एक को खुशामदी ना बनाए, गुलाम ना बनाए, साफी की इंडिपेंडेंट रहे, उससे इख्तलाफ आप जरूर करें। उस दौर में जब आप कान में जाके, कलसूम साहब अब दुनिया में नहीं है, उन्हें बताया मेरी गाड़ी में एक दफा मैं उनको लेके निकला था, अब मैं पुराने कामों में तो सर क्या ये अभी आपकी नून लीग की ज्यादा नहीं है। अब सर आप ये बताएं कि नून लीग की लीडर को अपनी गाड़ी में जब भट्टी लेकर निकलते हैं तो क्या ये नून लीग के कारकुन हो गए उस वक्त? सर ऐसे नहीं होता, सच जो है वो कुछ और होता है, दिखाई कुछ और देता है। मेरी अर्ज सुने, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक सर कैसे देंगे, कब देंगे? हाँ देखें बात यह है कि जब इनके वुज़रा इमरान, जब इनके वुज़रा लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दे और एक जादू का डब्बा उठा के कहें कि हमने डंके की चोट के ऊपर भाई हुक और क्रोक इसको लगाना है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है बात करने का। आप असम्बली के फॉरम पर बात करें, आज एक कमेटी बन गई है, आप तमाम तजावीज़ उसमें लेकर आए, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तजवीज़ भी लेकर आए, उस पर तमाम राय क्या है में लेके जो मर्जी। आपकी पार्टी क्यों कहती है कि उनको वोट का हक नहीं होना चाहिए? आपकी पार्टी क्यों कहती है? नहीं वो देखे पहली बात यही है, इमरान खान आप चुन चुन के वो सवाल करते हैं, आपकी पार्टी ने ये कहा, आपकी पार्टी कुछ नहीं कहती, आपको उनकी बातें सर पीपल्स पार्टी कह रही है डलवा दो ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, जमात इस्लामी कहती है डलवा दो, सारे कहते हैं डलवाओ, आपकी पार्टी कहती है ओवरसीज को वोट नहीं डालना। अब अगर आप अगर मुझे बात करने का मौका देंगे तो सर उस वक्त से आप ही बात कर रहे हैं, मैं तो हम तो सारे चुप हैं सर, हमें भी मौका दे दें। ये कहते हम कतई तौर पर भी ये नहीं कहते कि उनको वोट का हक ना दिया जाए, हम अपनी एक राय रखते हैं, हमारा अपना एक तरीक़ेकार है, मुतनासिब नुमाइंदगी के ऊपर आपने ख़वातीन को नशिस्तें दी हुई हैं, बाहर के हम आरटीएस सिस्टम के डसे हुए हैं, हम आरटीएस सिस्टम के डसे हुए हैं, हमारे पास क्या गारंटी है कि बाहर अपने मुल्क के इलेक्शन संभाले नहीं जाते, बाहर से जेली वोट ला के नहीं आप डाल देंगे, उसका कोई तरीकेकार जिससे हमें आप एतमाद में ले कि वो कौन सा तरीका होगा जिसमें दोबारा आरटीएस वाला सिस्टम नहीं लाया जाएगा, जिसमें दोबारा वो छू मंतर वाला डिब्बा नहीं लेकर आया जाएगा और फिर किसी नए तरीके के साथ जो है किसी और सिलेक्टेड हुकूमत को बिठा दिया जाएगा। हम तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हमारा इजहार है, हम ये चाहते हैं हमारा एक पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, हम फेवर नहीं मांगते, हम शफाफ इलेक्शन मांगते हैं पाकिस्तान। जी आजिज हमरा साहब, मैं आपके बाद में आता हूं सर, एक मिनट। आजिज हमरा साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक? सर देखें इमरान भाई, पहली बात तो मैं जाती तौर पर भी और मेरी पार्टी ने भी कभी भी और किसी भी सतह और किसी भी फोरम पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट को अपोज नहीं किया। इशू सिर्फ ये है कि जब पीटीआई संजीदा हो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के ऊपर, तब ये बात थी कि वो संजीदा नहीं थी, अकेले सिर्फ टॉक शोज में बात करती थी। उनका एटीट्यूड, क्योंकि ये मामला पार्लियामेंट में आना है और पार्लियामेंट में मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने डिस्कस होने के बाद, मंजूर होने के बाद
जब कानून बनेगा तो उसको वोट का हक मिलेगा। वो तो कोई संजीदा कोशिश पीटीआई ने की नहीं, सिर्फ वन पार्टी सिस्टम के तहत उनकी हमदर्दियां हासिल करने के लिए बयानात आते रहे। अब ये कमेटी आई है, कमेटी ये डिस्कस करेगी। हमारे कुछ सवाल हैं पॉलिसी की बुनियाद पर, उनकी जस्टिफिकेशन हुकूमत ने देनी है, उनके सवालों के जवाब हुकूमत ने देने हैं। बाकी मैं एक बार फिर आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये कहता हूँ कि मैं जाती तौर पर और मेरी पार्टी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के खिलाफ नहीं है। क्लैरिटी कितनी ज्यादा है सर, और पीपल्स पार्टी इतनी क्लियर कैसे होती है सर, समझ नहीं आ रही। यानी हर चीज के अंदर आप क्लियर भी होते हैं, तनकीद भी कर लेते हैं। ये चीज आपके इत्तेहादी रहे हैं पीएमएलएन, उनको भी आप ये चीज थोड़ी सी बताएं, क्लैरिटी होनी चाहिए सर। देखिए सारे अपने अपने मौके में क्लियर होते हैं। यानी मैं बताऊं, अफगान तालिबान के मामले पे पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर थी, पहले दिन से कहा जी नहीं पसंद। फजलुर रहमान साहब बिल्कुल क्लियर थे, पहले दिन से कहा जी बहुत पसंद है। पीटीआई वो भी तकरीबन क्लियर थी। पीएमएलएन से पूछते हैं उनकी क्यादत बोलती नहीं इसके ऊपर, तालिबान पे बिल्कुल चुप है। हम किसी भी चीज तालिबान पे खुद पीटीआई भी जो है वो टू फेस पॉलिसी। भाई आप पहले ये इशू असेंबली में तो लेकर आए, हम तो कहते हैं आप असेंबली वो के देखे ना, मोड़ पे बात इस करें, वक्त हम धामरा साहब अपना असेंबली में नहीं राय खड़े देने के सर। लिए तैयार हैं। आप तो बंद कमरों में बैठकर फैसले करते हैं। हमारी हुकूमत बंद कमरों में बैठकर आज धामरा साहब इज नॉट स्टैंडिंग इन असेंबली सर, वो यहां खुल के बात कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते, एक लीडर होने के नाते वो यहां खुल के बात कर रहे हैं। तो हम भी धामरा साहब हम बड़े असेंबली में नहीं खड़े हुए। हमारा मौकफ ये है कि अफगानिस्तान की हुकूमत वहां की आवाम की उमंगों के मुताबिक होनी चाहिए, और कोई भी बैरूनी जो ताकतें हैं वो उनकी आवाम पर और उनके पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर असरअंदाज ना हो। ये हमारा नहीं ये मौकफ नहीं है ना। मियां नवाज शरीफ साहब का मौकफ ये था थोड़े दिन पहले कि क्या जरूरी है कि पाकिस्तान हर एक के मामले में जाके दखल दे, और पाकिस्तान क्यों अफगानों को ये बताना चाहता है कि ये करो और ये ना करो। मियां साहब ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, मियां साहब ने पाकिस्तान पे वो इल्जाम लगाया जो भारत ने लगाया। अफगानिस्तान के अवाम जिस हुकूमत को भी कबूल करे, उसको हक है उधर, हमें कोई हक हासिल नहीं कि हम सियासी तौर पर। अच्छा एक मिनट जरा धामरा साहब की बात सुन ले, फिर मैं राय साहब के साथ। जी धामरा साहब। इमरान भाई, आपने जो सवाल ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से किया था, तो मैं आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि इससे पहले पीटीआई संजीदा नहीं थी, वो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पे सियासत कर रही थी, उनकी हमदर्दी बटोर रही थी। बाकी अगर कमेटी बनी है, अगर हुकूमत संजीदा है तो उस पर बिल्कुल बात हो सकती है। ठीक है, राइट एनफ। सवाल हो उनके हमें जवाब चाहिए। बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अब ये आपके पास है, ये कितनी संजीदा एफर्ट होगी हुकूमत की कि ये सब किया जाए, और दूसरा कंफ्यूजन का जिक्र किया गया अफगानिस्तान को लेकर, आप दोनों का रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए उससे पहले एक और चीज़ क्लियर कर दूं, जो अभी खान साहब ने बात की ना, अली गौर खान साहब ने, कि दो लाइंस हैं ड्रॉ हो चुकी हैं, आधे इधर इधर, मैं किसी हद तक एग्री करता हूं, लेकिन लाइन की जो डिमार्केशन है, आधे लोग वेस्ट के और इंडिया की लाइन टो कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं उसमें ये शामिल हो, और दूसरी लाइन के इस तरफ वो हैं जो पाकिस्तान की लाइन टो कर रहे हैं। तो ये तो क्लैरिटी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई लाइन है। अब आपने बात की कि कितने संजीदा हैं, बिल्कुल हम बहुत संजीदा हैं। ज़ाहिर है जिस चीज़ को ये जादू का वो डब्बा कह रहे हैं, तो एक ज़माने में जो किसी ने कहा था कि ज़मीन गोल है, तो लोगों ने कहा पागल हो गया। तो ये जो ये जादू का डब्बा जो है, ये बड़े अरसे से आ चुका है, और ये जो सामरी का वो है ना, वो ये मोबाइल फ़ोन, इसमें दुनिया की तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वो कहते हैं जमशेद के पास एक प्याला होता था, तो टाइम्स चेंज हो गए, अब सब ये आपके हाथ में है सारी इन्फॉर्मेशन। नाउ एवरीवन इज जमशेद, सो एवरीबॉडी हैज गॉट दैट इन्फॉर्मेशन। तो ये कोई जादू का डब्बा नहीं है ईवीएम। कल एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया एक टीवी प्रोग्राम में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यूज़ होता है, और उस इलेक्शंस में, और इसमें जो इसकी मैंने तो पहले भी रिक्वेस्ट की थी अपने पीएमएलएन के जो भाई हैं उनसे, कि अपने किसी आप टेक्निकल एक्सपर्ट को भेज दें, उसको रिव्यू कर लें, फिर बात करें। ऐसे तो बंदा फ़नी लगता है ना, आपको इन्फॉर्मेशन ना हो, आपको टेक्निकल नो आओ ना हो, और आप उस पर बात कर रहे हो। अक्सर प्रोग्राम्स में जो लोग आए होते हैं वो इसको ईवीएम को कहते हैं जी, उस पर जो एतराज़ात करते हैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल टाइप के होते हैं, उससे सिर्फ ये समझ आ रही होती है कि इनको कुछ पता नहीं है। तो जिस तरह इनके वोटर्स को अक्सर बातें नहीं पता, इस तरह इनको भी नहीं पता होती, या ये समझना नहीं चाहते। तो उसकी जो आरटीएस सिस्टम भी टेक्निकल ही था। आरटीएस जनाब आपके दौर में ही बना था ना, हमने तो नहीं बनाया था। रात के 12 बजे बैठ गया था, तो बैठा तो इसलिए था कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया था, और वो हमने नहीं बनाया था। जिन्होंने बना के आरटीएस सिस्टम आपकी हुकूमत को जितवाया था, वो पूरे पाकिस्तान को पता है जी।
जिन्होंने सर, वो जो आरटीएस वाले साइंटिस्ट हैं ना, कभी मैं आपको मिलवाऊंगा, वो आपको पता चल जाएगा वो किसके दफ्तर में बैठते थे। अब मैं आपको क्या बताऊं इससे पहले तो नहीं, इसकी भी मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं, मैं बता देता हूं। आरटीएस इन्हीं की गवर्नमेंट ने बनाया था और उसमें कोई खराबी भी नहीं थी, सिर्फ प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब ओवरलोड हो गया था आप क्योंकि रियल वर्ल्ड में आरटीएस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, उसकी नताइज की अनाउंसमेंट से था। और जो जिस तरह मेरे हल्के में था, तो मुझे लोकल नताइज तो सबको मिल रहे होते हैं ना आपके, जो ये भी एक सियासी लीडर है। 12 बजे बंद करके फिर देसी तरीके से आपने रिजल्ट निकाले। जनाब, तो वो बनाया तो सिस्टम आपने जाना जो कोलैप्स हो गया था। मैं तो आपको डिफेंड कर रहा हूं कि इतना बुरा नहीं था, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से बैठ गया था। बहरहाल ठीक है, उस पर भी आप हंस लें अब, क्योंकि बनाया जो आपने था। अब सिर्फ पॉइंट ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट देना है या नहीं, इस पे पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पीपल्स पार्टी है और जितनी भी संजीदा तरीके से बात हो सके करनी चाहिए। आईटी एक्सपर्ट्स को लेके आए, आरटीएस को भी, और सॉरी आईटी एक्सपर्ट्स को लेकर आए, आईटी एक्सपर्ट्स दोनों पार्टीज अपने लेके आए। और इवन बल्कि आप इसको बाहर भिजवाएं, डब्बे को बाहर से आप ओपिनियन लें, लोगों से पूछें, दुनिया के एक्सपर्ट्स को बुला लें आप। सर जरूरत ही नहीं है ये कोई इतनी, ये जो जिस टेक्नोलॉजी पे ये बना है ना, पुराना कैलकुलेटर, ये टेक्नोलॉजी सर आपने बहुत बोल लिया, बोलने देना। 8 से 9 ममालिक है इमरान खान जो यूज कर रहे हैं। तो ये सर, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये अर्ली 90s में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तब ये आम थी टेक्नोलॉजी। दिस इज नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ईवीएम। और उसको चेक करना है, इनके अपने पास एक्सपर्ट्स बैठे होंगे। इन्होंने जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड सिस्टम बनाया पंजाब का, उससे पता चल जाता है इनकी कितनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज है। सर, हुकूमत और अपोजिशन की, बल्कि अपोजिशन मैंने कह दिया इलेक्शन कमीशन की, अपोजिशन नहीं, वो इलेक्शन कमीशन भी इसी तरह का बन गया। इलेक्शन कमीशन जंग का कोई नतीजा निकलेगा सर? क्विकली सर। मेरे ख्याल में हुकूमत को इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, इस तरह नहीं टकराव करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी गैर जानिबदार रहना चाहिए। लेकिन इमरान, मैं अब कोई नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत कम टाइम मिला आजज धारा साहब को। मैं तमाम पॉलिटिशियन से कहता हूँ, सहाफियों को कहने से पहले ना अपनी लीडरशिप के गिरेबान पे हाथ नजर जरूर डालें कि किसको किस डिक्टेटर ने पाला है। तमाम सियासी जमातें बीमा यासर साहब के, फिर इन्हें पता चल जाएगा कुर्बानी क्या होती है और गिव एंड टेक क्या होती है। एग्जैक्टली। साफियों को बशरफ से भी मार खाई, जिया से भी खाई, इनकी हुकूमत में खाई। जरा मैं हिस्ट्री पे जाऊंगा ना तो फिर काम खराब हो जाएगा। हर दौर के डसे हुए हैं सबने। मजे की बात यह कि जो भी अपोजिशन में होता है ना, वो हमारा बहुत बड़ा हमदर्द होता है, और जो भी हुकूमत में होता है ना, तो वो हमारे खिलाफ हो जाता है बिला वजह। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।